हेलो हेलो व्हाट्सएप स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। तो आपको याद होगा हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या था? हाँ, केमिकल और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंसेस। आज हमको स्टार्ट करना है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। जो आइसोथर्म टर्म है वो तुमने क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रखा है। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म मींस टेम्परेचर। तो जो भी कर्व या जो भी ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? आइसोथर्म। हमको पढ़ना है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये भी क्या एक टाइप का कर्व ही है, एक टाइप का ग्राफ है जिसमें टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हमको इसमें किस चीज का वेरिएशन पढ़ना है? हमको पढ़ना है द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। वाई एक्सिस में तो हम लोग क्या लेंगे? प्रेशर। और एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हम? मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट। जो मास, जो गैस एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होने वाली है, जो गैस एड्सॉर्बेंट पे एक्यूमुलेट होने वाली है, उसके मास को किसके वर्सेस पढ़ने वाले हम लोग? प्रेशर के। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब by adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by the means of curve known as adsorption isotherm ना। इस चीज को फर्स्ट एक्सप्लेन किया था फ्रिंडलिक ने। तो हमको पढ़ना है फ्रिंडलिक आइसोथर्म। तो जो फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था वो किसने दिया था? फ्रिंडलिक ने। इसलिए हमको इसमें क्या पढ़ना है? फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्या बोल रहा है कि ये मास ऑफ गैस है विच एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमने बोला कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया था वो किसने दिया था? फ्रिंडलिक ने। तो हम इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रिंडलिक ने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया था, फ्रिंडलिक ने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया था वो क्या था? x by m इक्वल टू के पी टू द पावर 1 by n। तो इसके बारे में हम लोग फर्स्ट जान लेते हैं ये x क्या है, m क्या है, k क्या है, p क्या है और n क्या है। x क्या है? x है मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब। ये जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका मास है। n क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये गैस जिस मटेरियल पे एड्सॉर्ब हो रही है, जिसको हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं, उसका मास है। P क्या है हमारा? प्रेशर है सिंपली। और K और N क्या है हमारे? कांस्टेंट है। K और N क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से K की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। N की भी वैल्यू टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट होती है, बट ये प्रेशर के साथ वेरी करता है। ठीक है। इफ हमारा प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हम थोड़ी देर में देखेंगे कैसे। तो हमने बोला हमें इसमें किस किस का कर्व बनाना है? हमको बनाना है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब एड्सॉर्प्शन कितना ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर को हम लोग चेंज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन की अमाउंट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या जो भी होने वाला है उसका कर्व हमको बनाना है। ठीक है। तो हमको पता था कि जो मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है वो कितना है? m है। m मास पे कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है? x ना। m मास पे x गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट पे कितनी गैस एड्सॉर्ब होगी? x by m। यही हमारा क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। m ग्राम एड्सॉर्बेंट पे कितना ग्राम मास गैस का एड्सॉर्ब हो रहा था? x ग्राम। तो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट पे कितना मास एड्सॉर्ब होगा? x by m। तो x by m क्या है? इसको कुछ लोग अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, कुछ लोग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। x by m क्या है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, या ऐसा भी बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट पे जितनी मास एड्सॉर्ब हो रही है उसी को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x by m से। तो सोचने की बात है, चलो सोचते हैं ना कि
प्रेशर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा। इफ यहाँ पे मान लो गैस है और मैं उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं तो क्या होगा? गैस एक्यूमुलेट ज्यादा होगी, गैस ज्यादा चिपकेगी। लॉजिकली बात है, इफ मान लो ये हमारा कंटेनर है और यहाँ पे हमारी गैस एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ हमने लगा दिया पिस्टन। अब मैं इस पिस्टन को नीचे प्रेस कर रहा हूं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो यहाँ क्या होगा? एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा गैस का, और गैस का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसका कर्व बना सकते हैं। चलो देखते हैं इसका कर्व कैसा होगा। तो ये है हमारा x बाई एम, वाई एक्सिस में हमने ले लिया x बाई एम, और x एक्सिस पे हम ले लेते हैं प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो मास एड्सॉर्ब हो रही है, गैस का मास जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। और एक टाइम क्या आएगा जब पूरी सरफेस कवर हो जाएगी गैस से, उसके बाद तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो सकता है। उसके बाद तो एड्सॉर्प्शन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब पूरी गैस ने एड्सॉर्बेंट को एक्यूमुलेट कर लिया, पहले हमारे एड्सॉर्बेंट की सरफेस क्या थी? खाली थी, तो हमने प्रेशर लगाया तो गैस एक्यूमुलेट होती रही। पर एक स्टेज के बाद सारी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी? गैस से कवर हो जाएगी। हम बोल रहे थे जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही थी उसकी अमाउंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हमने ऐसा ग्राफ स्टार्ट किया, बट थोड़ी देर बाद क्या होगा? जितना भी सरफेस एरिया था एब्जॉर्बेंट का वो तो कौन कर लेगी? गैस एक्यूमुलेट कर लेगी। गैस पूरे सरफेस एरिया पे क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। उसके बाद इफ हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्ब गैस का मास इंक्रीज नहीं होगा। लाइक मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिख रहा हूं, पर मैं लिखता रहा हूं, उसके बाद क्या होगा? पूरा ब्लैक बोर्ड, तो जो व्हाइट बोर्ड है हमारा वो मार्कर किंग से फिल हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगा तो लिखा नहीं जाएगा। तो सेम केस है, इफ हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते रहेंगे तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा? मास ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट एक स्टेज के बाद जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारे सरफेस पे कोई जगह ही नहीं बची जहां पे गैस क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब हो सकती है। और ये जो कर्व हमने बनाया है ये कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज करिए ये कर्व जो है मेरा 230 केल्विन पे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है? तो इसके बारे में और देखते हैं। अच्छा, तो हमने बोला टेम्परेचर हमने क्या किया है? कांस्टेंट किया है। इसके अलावा एक चीज और समझनी है हमको कि टेम्परेचर को इफ हम लोग चेंज करेंगे तो इस कर्व पे क्या इफेक्ट आने वाला है? तो हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो जितनी ज्यादा ये प्रोसेस होगी हीट उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। जितनी ज्यादा ये प्रोसेस होगी हीट उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रिलीज होगी। तो हमको क्या करना है? हम चाहते हैं कि हमारी प्रोसेस क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? हीट को ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा। हीट कब ज्यादा रिलीज होगी? जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा तो एब्जॉर्प्शन की अमाउंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? अल्टीमेटली जब हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इफ मैं टेम्परेचर को सपोज 200 कर दूं तो एब्जॉर्प्शन की अमाउंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। या इसका रिवर्स बोलो, इफ टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करें तो एब्जॉर्प्शन का कर्व कहां जाएगा? नीचे। तो इस टाइप से इसका कर्व आएगा। अब हमने बोला कि जो n की जो हमारी वैल्यू है वो प्रेशर के साथ वेरी करेगी। तो चेक कर लेते हैं। देखो एट लो प्रेशर, फर्स्ट हम बात करते हैं हमारा जब प्रेशर कैसा है? लो है। एट लो प्रेशर। अच्छा, इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं वापस से, x बाई एम इक्वल टू k p टू द पावर 1 बाई n। तो लो प्रेशर पे इस कर्व को ऑब्जर्व करो। ये कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन है ना? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती थी? y इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती थी? y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन का रूल क्या था? जो भी हमारे वेरिएबल है सबकी पावर कितनी होती है? 1 होती है ना? तो यहां भी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो ये पावर में क्या है? 1 बाई n। 1 बाई n इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 1। जब प्रेशर लो है तो 1 बाई n की वैल्यू कितनी होगी? 1। मींस n इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया।
जब प्रेशर लो होगा तो n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या हुआ, x बाई एम की अमाउंट क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है ना। प्रेशर को वेरी करने से x बाई एम वेरी नहीं हो रहा है, तो इससे हम बोल सकते हैं x बाई एम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर ना। x बाई एम की वैल्यू जो है प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब ये प्रेशर वाली जो क्वांटिटी है वो आनी ही नहीं चाहिए। ये कब नहीं आएगी, जब प्रेशर की पावर कितनी हो जाए, जीरो, क्योंकि समथिंग टू द पावर जीरो कितना होता है, 1 ना। तो हमको क्या करना है, 1 बाई एन की वैल्यू को कितना कर देना है, जीरो कर देना है। तो 1 बाई एन इक्वल टू जीरो, और 1 बाई एन कब जीरो होगा, जब n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इंफिनिटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारा प्रेशर लो था तब कितना था n 1, और धीरे धीरे उसकी अमाउंट इंक्रीज होते होते कितनी हो गई है, इंफिनिटी हो गई है। तो इस इक्वेशन के लिए n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका हम लोगों ने x बाई एम इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई n का कर्व देख लिया। ये तो हमारा कर्व हो गया। इफ हम इसी कर्व को चाहते हैं कि ये कर्व हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े, तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसका हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं ना। तो लॉग लेना हमने सीखा ही है, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लॉग x बाई एम इक्वल टू log k p टू द पावर 1 बाई n। और तुमको फॉर्मूला याद होगा, log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस log p टू द पावर 1 बाई n। और log में याद होगा पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो ये फाइनल हमारी इक्वेशन हो गई, log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p। तो ये कैसी इक्वेशन दिख रही है, ये मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती थी, y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखते हैं चेंज क्या क्या हो सकता है, वेरी क्या क्या हो सकता है। तो ये log x बाई एम वैल्यू चेंज हो सकती है, ये किसके इक्वल होगी, y के। log k कांस्टेंट था तो उसका log भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे लिए क्या है, c ना। प्रेशर वेरी करता था ग्राफ में, तो प्रेशर यहां भी वेरी करेगा, तो log p को हम लोग क्या मान लेंगे, x, और x के जो साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, m। तो ये 1 बाई n किसके इक्वल हो गया, m के ना। तो नाम बात करें, ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, m को हम बोलते थे स्लोप, और c क्या होता था, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को हमारी स्ट्रेट लाइन जहां कट करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं कर्व को। तो y एक्सिस में हमने क्या लिया है, log x बाई एन। x एक्सिस में हमने क्या लिया, log p। इंटरसेप्ट कितना है हमारा, log k। ग्राफ कहां कट करने वाला है, log k पे। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारा, log k ना। और स्लोप कैसे है, पॉजिटिव है ना। स्लोप 1 बाई n, n पॉजिटिव है तो स्लोप भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब एंगल क्या होगा, 90 से छोटा होगा, तो कर्व ऐसा कुछ आएगा, थीटा ना। स्लोप इक्वल टू 1 बाई n। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया फ्रिंजेस इक्वेशन का। तो फ्रिंजलिक फर्स्ट टाइम था जिसने क्या किया था, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। ठीक है, इसलिए हमने इसका कर्व पढ़ लिया। ठीक है, अब कभी कोई मतलब एग्जाम आता है, क्या डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिंजलिक आइसोथर्म जो है उसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ये जो हमारी एक्सप्रेशन जो है, ये हमारा x बाई एम इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई एन, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये ओनली अजम्पशन है ये इक्वेशन। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि जो फ्रिंजलिक आइसोथर्म है ये हमारे लो प्रेशर पे तो वर्क करता है, बट जब प्रेशर की वैल्यू हाई हो जाती है तो जो फ्रिंजलिक आइसोथर्म से जो हमको वैल्यूज मिलती है और जो रियल वैल्यूज होती है
उन दोनों में क्या होता है, गैप होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। मींस जब प्रेशर लो है तब तो फ्रीली आइसोथर्म से जो भी हमको वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, सही मिलेगी। जितनी मास गैस एब्जॉर्ब होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट उतनी होती है। बट जैसे ही प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तब फ्रीली आइसोथर्म से जो हमें वैल्यू मिलती है और रियल में जो वैल्यू होती है वो उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जब हमारा एड्सॉर्बेंट कैसा है, सॉलिड है, और जब उसके ऊपर गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अभी तो हम लोगों ने किससे पढ़ा था, गैस फेज से। अब किससे पढ़ने वाले हैं हम लोग, फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो सॉल्यूशन में तो प्रेशर का कोई ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं। सॉल्यूशन में जिस चीज का इफेक्ट होगा वो क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ना। जहां जहां हमने प्रेशर को यूज किया था सेम चीज है, सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो हमने एड्सॉर्प्शन फ्रीनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा है वही यहां यूज होगा। बस तुम्हें करना क्या है, जहां जहां जिस जिस इक्वेशन में तुमने प्रेशर लिखा था वहां वहां क्या कर देना, जहां जहां तुमने प्रेशर का सिंबल P लिखा था वहां वहां क्या लिख देना है तुमको, C लिख देना। फॉर एग्जांपल यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/m इक्वल टू K, P की जगह हम क्या लिख देंगे, C टू द पावर 1/n, where C is concentration ना, where C is concentration। और जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी थी log x/m इक्वल टू log K प्लस 1/n, log P था वहां पे क्या हो जाएगा, log C। पूरा कर्व सेम रहेगा, क्या था, log x/m, किसके वजह से बनाया था हमने, log P, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा log C। ये हो गया हमारा log K, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/n। सारी चीजें सेम रहेगी, बस जहां जहां हम लोग प्रेशर यूज करते थे वहां वहां हम लोग अब क्या यूज करेंगे, सॉल्यूशन फेज में कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे। अच्छा चलो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम में हम लोग क्या बोल रहे थे, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। यहां भी सेम है, जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा ये है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो एब्जॉर्प्शन हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब फास्ट होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर को लो करेंगे तो एब्जॉर्प्शन की अमाउंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करेंगे तब एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये हमारे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें तो ये हो गया हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोबार। तो हमको क्या पढ़ना है, एड्सॉर्प्शन आइसोबार के बारे में पढ़ना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। इफ क्लास 12 के लेवल में पढ़ना है तो ये टॉपिक तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट जेईई मेंस और नीट में ये टॉपिक आया है कई बार, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है, आइसोबार भी तुम लोगों ने सुन रखा है ना, क्लास 11 में तुमने आइसोबार पढ़ा है। आइसो का मतलब होता था सेम और बार मतलब होता था प्रेशर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रेशर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। सेम कर्व x/m का कर्व बनाता है किसके वर्सेस, टेम्परेचर, पर यहाँ पे कांस्टेंट कौन होता है, प्रेशर। लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम लोग, x/m का कर्व बना रहे थे विद किसके वर्सेस, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट था, और आइसोबार में कौन कांस्टेंट है, प्रेशर ना। तो इसमें हमारे पास दो अलग अलग एड्सॉर्प्शन है, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो हमारा था फिजियोसॉर्प्शन जिसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोल रहे थे, और दूसरा हमारा कौन सा था, केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो तुमको याद होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन किसको फेवर करता है, किसको फेवर करता है, लो टेम्परेचर को ना। जब टेम्परेचर लो होता है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की अमाउंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एक जगह जाके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें हम लोग केमिकल एड्सॉर्प्शन की, इसकी बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो तुमको याद होगा केमिकल एड्सॉर्प्शन किसको फेवर करता था, किसको फेवर करता था, हाई टेम्परेचर को ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर की अमाउंट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूल्स हमारे जो एड्सॉर्बेंट होंगे उसके साथ क्या होंगे, बॉन्डेड होते रहेंगे, इंक्रीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, बट एक टाइम पे आने के बाद जो हमारे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि जो वो बॉन्ड बन रहा था वो वापस से क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस टेम्परेचर की बाद भी हम लोगों ने उसको हीट करते रहे तो एड्सॉर्प्शन की अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझे बच्चों, समझे। हमने बोला जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो किसको फेवर करता है, हमारे हाई टेम्परेचर को। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो एड्सॉर्बेट जो था एड्सॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बना रहा था, एक्यूमुलेट होता जा रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, पर हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो हमारे बॉन्ड बन रहे थे वो वापस से ब्रेक होना स्टार्ट हो गए, तो वापस से एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब हमको एड्सॉर्प्शन के कुछ यूजेस पढ़ने हैं। तो अब हमको एड्सॉर्प्शन के कुछ एप्लीकेशन पढ़नी है कि एड्सॉर्प्शन हमारा डेली लाइफ में या हम लोग कहाँ एड्सॉर्प्शन को यूज कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन कहाँ हमारा अप्लाई होता है। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो हमने पढ़ा था जैसे चारकोल है या कुछ मेटल है, वो क्या करते हैं, गैस को अपनी सरफेस पे क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। तो वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी गैस ना हो, मतलब गैस को हमें रिमूव करना है वहां से, तो उस जगह हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, हमारे एड्सॉर्प्शन का। सेकेंड, गैस मास्क बनाने में, जैसे कोल माइन में जो काम करते हैं ना, कोयला की जो खदान होती है उसमें जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उसमें कोल के साथ बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस टाइप का मास्क डिजाइन करते हैं जिसके अंदर चारकोल फिल होता है, और चारकोल वो जो पॉइजनस गैस है उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर जाने नहीं देता है। और क्या यूज है इसका, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि जो हमारी सिलिका जेल का पैकेट जो आता है या एल्यूमिनियम जेल जो आती है ना, जो हमारे क्लोथ्स या जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहते हैं उसमें जो सिलिका जेल का पैकेट होता है वो क्या करता है, हमारी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। जो वाटर प्रेजेंट है, एक्सेस वाटर प्रेजेंट है हमारी एयर में, उसको अपनी सरफेस पे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए, जैसे जो शुगर हम खाते हैं तो जो शुगर केन से जब शुगर बनती है तो उसका कलर व्हाइट नहीं होता जो हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, तो उसमें जो कलरिंग मैटर है उसको रिमूव करने के लिए एड्सॉर्प्शन यूज करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, जो हमारा केसीएल सॉल्यूशन है उसको इफ हम लोग ब्लड चारकोल के साथ सेक करते हैं तो ब्लड चारकोल क्या करता है, केसीएल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो वाटर था उसमें कलर किस वजह से था, केसीएल की वजह से। अब केसीएल को तो चारकोल ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो जो कलर वाला पानी था हमारा वो क्या हो गया, डीकलराइज्ड हो गया। तो डीकलराइजेशन में हम लोग किसको यूज करते हैं, एड्सॉर्प्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस तो तुमको याद है ना, कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में जो मैकेनिज्म है उसमें होता क्या है, कैटलिस्ट की सरफेस पे हमारे जो रिएक्टेंट है वो एड्सॉर्ब होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इसके अलावा है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। एक दो इनर्ट गैसेज मिक्स है, फॉर एग्जांपल इफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स है, ये दोनों इनर्ट गैसेज नहीं है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनर्ट गैसेज नहीं है, ये किसी भी चीज के साथ क्या कर सकती है, रिएक्ट कर सकती है। तो इफ मुझे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट करना है तो मैं उसमें मेटल डाल दूंगा, तो होगा क्या, मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। या मैं उसमें मान लो हाइड्रोजन गैस डाल दूंगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया कंपाउंड बना लेंगे, और वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। बट जो हमारी इनर्ट गैसेज है जिसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, वो क्या है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल है। तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, हम लोग एड्सॉर्प्शन का हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हीलियम और नियोन मिक्स है, और हम क्या करेंगे, एक एड्सॉर्बेंट डालेंगे, वो आइदर हीलियम को
या फिर नियोन को क्या कर लेगी, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगी, उस मैटर को हम लोग वहां से सेपरेट कर देंगे, ये दोनों गैसेस क्या हो जाएगी हमारी, सेपरेट हो जाएगी। और इसका एक और हमारा यूज है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब बात आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। इफ हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लो कॉपर सल्फेट है, जब मैंने तुम्हें नाम बता दिया तो तुमको पता चल गया कॉपर सल्फेट है, मैं तुम्हें कंपाउंड दे दूं और पूछूं कि इसमें बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो वो जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। उससे हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड के अंदर कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका पता लगाते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी किसका यूज कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन।